आप लोगों को हमारा स्क्रीन विजिबल है सबको? आवाज़ क्लियर है? यस सर। विलियम शेक्सपियर की अब तक के हम लोगों ने बायोग्राफी पढ़ी है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनसे रिलेटेड डाटा जो डिफरेंट क्रिटिक्स ने दिया है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उस चीज़ को भी हम लोगों ने कवर किया। कौन-सा प्ले किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? कौन-सा प्ले इनका स्पेशल कंसीडर किया जाता है क्रिटिक्स के नज़रों में? किस प्ले को कब ओमिट किया गया, कितने इनके लाइफ पीरियड में प्ले जो है पब्लिश किए गए, कितने बाद में आए, किस फ़ोलियो में किसको शामिल किया गया, कौन-कौन सा वर्क किस-किस फ़ोलियो में आया, फ़ोलियो कौन लेके आया था, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पहले डिस्कस कर चुके। पोएटिक वर्क्स कौन-कौन से इनके हैं, उनकी थीम क्या है, सोनेट कितने हैं, कितने किसको डेडिकेट किया है, डार्क लेडी कौन है, कितने नामों से डार्क लेडी को जाना जाता है, इस सारा का सारा हम लोग जो है इसके प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं। जब हम बात कर रहे थे इनके वर्क की तो इनके फेजेस भी कवर कर चुके हैं प्रोफेसर डॉर्डन के अनुसार और विलियम जे लॉन्ग के अनुसार। और इनके जो प्लेयर्स हैं उनको जनरली तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया ही जाता है। ड्रामा को इनके से ट्रेजेडी है और कॉमेडी है और हिस्ट्री प्ले है। इनमें से भी कौन प्ले ऐसे हैं जो प्रॉब्लम प्ले माने जाते हैं, कौन रोमांस माने जाते हैं, कौन जो है ट्रेजी कॉमेडी माने जाते हैं, किसमें प्रोज लाइन्स ज़्यादा हैं, किसमें वर्स लाइन्स ज़्यादा हैं, किसमें क्या चीज़ें स्पेशल फैक्ट्स निकल के आते हैं जो क्रिटिक्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों पे हम अब तक के पॉइंट्स में कवर कर चुके हैं प्रीवियस के सेशंस में। आज हम बात करने जा रहे हैं इनके वर्क्स पे और वर्क्स पे हम उस लेवल पे जा कर के बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जितना भी नॉलेज अब तक के डिफरेंट कोचिंग्स में पढ़ कर के या सेल्फ पढ़ कर के मार्केट की बुक से पढ़ कर के लिया है, उस नॉलेज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करा जाए। उस पूरे अगर 4 बुक्स से नॉलेज जो पढ़ा है तो वो एक जगह दिमाग में आ जाए। और इसके साथ-साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो भी दिमाग में हमारे कुछ आ जाए। तो इस पर्पज़ से जो है हम लोग इनके वर्क्स को डील करेंगे। हालाँकि अब तक के हम लोगों ने 2 फुल सेशन चला चुके हैं, एक तो समर वैकेशन और दूसरा जो है श्योर स्टडी प्लान जिसमें हमने पूरे टीजीटी को कवर कवर किया है। अब तक के जितना भी हम लोगों ने डाटा दिया है आप लोगों को, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, ये सेशन ज़रूर ओपन है, लेकिन अब तक के जो पेड सेशन चले हैं, चाहे समर का हो या श्योर सक्सेस का हो, उससे बेहतर और उससे यूनिक डाटा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर ओपन सेशन में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ को जो है बिल्कुल वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इनको ज़रूर कंसीडर करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि 3 लोग आते हैं, रोज़ 8:30 बजे पढ़ाते हैं और फ्री पढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसे ही बता दे रहे होंगे। तो बड़ी मेहनत करके नोट्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अभी ये हैमलेट प्ले पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेजेडीज़ में हैमलेट को लिया है और हैमलेट पे जो है चर्चा करते हैं आज क्या-क्या इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है इसमें से निकल के आते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो है दिख रहे होंगे। हैमलेट जो कमिंग ईयर जो है इसका जनरली जो माना जाता है 16 1601 और इसका पब्लिशिंग डेट जो है 1603 आता है और बाद में जो है ये 1623 फोलियो में आता है। फेज की अगर हम बात करें तो इनका जो है ये थर्ड फेज में प्ले आता है 1600 टू 1607 इनका थर्ड फेज का जो पीरियड माना जाता है अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। हालांकि डॉर्डन का भी है लेकिन थोड़ा 1 साल इनका इधर-उधर रहता है, लगभग यही रहता है डॉर्डन का भी। सेटिंग अगर देखी जाए इसकी डेनमार्क गिल्सनर मानी जाती है इसकी सेटिंग मतलब प्लेस की सेटिंग। टाइम की सेटिंग अगर बात करेंगे तो ये फिर रोमन टाइम के बात चली जाती है वहाँ पर। बात अगर करेंगे ट्रेजिक फ्ला इसका क्या है इस प्ले का, क्योंकि ट्रेजेडी है, ट्रेजिक फ्ला पे हम चर्चा करने करेंगे। इनडिसीजंस और प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल-मटोल इसका जो है ट्रेजिक फ्ला माना जाता है। अगर हम सोर्स की बात करें तो गेस्टा डे नोरम स्टोरी ऑफ डांस बाय सेक्सो
ग्रामेटिकस एक 12th सेंचुरी की स्टोरी है, इसकी एक सेटिंग मानी जाती है। और वीटा अमलेठी ये भी जो है सैक्सो है, इसका सोर्स माना जाता है। डांस की स्टोरी है, हालांकि इसका दो पार्ट दो तरीके से पूछा सकता है वो एक ही चीज है। स्पेनिश ट्रेजेडी इनका माना जाता है, थॉमस किट की जो है ये वर्क माना जाता है। और हेमलेट बाय अननोन प्रोबेबली किट माना जाता है कि ये भी वर्क जो है थॉमस किट का है, लेकिन इसका जो ऑथरशिप है वो एक डिबेटेबल रही है, कुछ सर्टेन नहीं है। तो तीसरा जो इनका सोर्स है और हेमलेट स्वयं का है। फिफ्थ नंबर का जो सोर्स है इनका बेल फॉरेस्ट हिस्टोरिस ट्रेजिक्स, एक सोर्स है। लास्ट सोर्स जो हमें मिला मोन्टेक्स ऐसे है। ये जो है 6 सोर्सेस जो है हमें हेमलेट के मिले, जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ सोर्स ऐसे हैं जो वेल फेमस हैं, जो सब लोग रटे रटाए हैं, लेकिन एग्जामिनर का अगर दिमाग गया, क्योंकि वो तो जानता है मार्केट में जितनी बुक्स हैं, कौन ऐसा प्रोफेसर है चाहे बीएचयू का हो, इलाहाबाद का हो, या जो भी स्टेट की रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उसको नहीं पता हो कि टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स कौन कौन सी बुक मार्केट की पढ़ रहे हैं। अगर उन्हीं बुक्स से जो है क्वेश्चन बनाएगा आयोग, तो फिर क्या इरादा तो ऐसा है नहीं कि 13 लाख फार्म पड़े हैं सबको नौकरी दे दी जाए। नौकरी तो भाई 1000 के नीचे वालों को ही मिलने वाली है। तो फिर जरूर कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन मेंशन किए जाएंगे जो मार्केट की बुक्स से डिफरेंट होंगे, जो ब्रांडेड, जो ऑथेंटिक बुक्स के टेक्स्ट से क्वेश्चन निकलते हैं, वहां से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारा जो नोट्स है ये ओरिजिनल टेक्स्ट से बनाया गया है, ताकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हमको मिल जाए। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इस प्ले में हेमलेट में अराउंड 34 कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मेजर और माइन्यूट को मिला करके। कुछ कैरेक्टर्स के नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर। हेमलेट है, क्लॉडियस है, घोस्ट आता है, गाइट्यूड मदर के आती है, पोलिनियस एक विटी कैरेक्टर आता है, ये भी लियार्टस है, पोलिनियस का लड़का है, ओफेलिया ये जो है हेमलेट की फियांसी है, और होरेसियो जो है कॉन्फिडेंस है हेमलेट का फ्रेंड है, फार्टिन ब्रास नियर स्टेट का जो है एक प्रिंस है नॉर्वे, और वोल्टेमॉन्ड एक कोर्टियर है, और कॉर्नेलियस ये भी कोर्टियर है, रोजल क्रांटेज गिल्डस्टर्न्स ये कोर्टियर हैं, और इनके जो है फ्रेंड भी रहते हैं, बाद में ये स्पाई भी करते हैं, मतलब अपोज अगेंस्ट में चले जाते हैं हेमलेट के। मार्सिलस जो है एक ऑफिसर है, इसकी स्पीच पूछी जाती है, बर्नार्डो की भी स्पीच पूछी जाती है, और फ्रांसिको ये एक सोल्जर है, ऑस्ट्रिक ये कोर्टियर है, पूछा गया कैरेक्टर है, और रेनाल्डो ये भी कैरेक्टर पूछा गया है, सर्वेंट है पोलोनियस का। इसके साथ में कुछ कोर्टियर जेंटलमैन्स हैं, प्रीस्ट हैं, दो क्लाउन्स इसमें दिखाए गए हैं जो ग्रेव डिगर के रूप में आए हैं, एक कैप्टन की बात होती है, कुछ इंग्लिश एम्बेसडर्स हैं, लॉर्ड्स हैं, लेडीज, ये सब टोटल मिला करके लगभग जो है इसमें माना जाता है कि 34 कैरेक्टर्स जो है शेक्सपियर साहब ने इसमें डील किए हैं। बात कर लेते हैं कि टोटल एक्ट और सीन इसमें कितने हैं, तो 5 एक्ट हैं टोटल, जो है 20 सीन्स इसमें माने जाते हैं, माने जाती फिक्स ही है इसमें 20 सीन्स जो है इसमें। लाइंस की बात करें तो लगभग जो है 4042 के करीब में लाइंस इसमें डील करी गई हैं। हालांकि इसको जो कंसाइज भी किया गया था, तो डाटा आपको मिसमैच भी हो सकता है, बट ऑथेंटिक बुक्स में जो मिले वही जो है अप्रोप्रिएट आप मानिएगा। वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इस प्ले में लगभग 29,551 29551 वर्ड्स के करीब में इसमें शेक्सपियर साहब ने यूज किया है। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो प्ले में जो है जनरली हम देख सकते हैं सॉलिलोक्वीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर यूज किया है, सेमली है, आरएनई है, एल्यूजन और पर्सोनिफिकेशंस का भी अच्छा इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ में एलिट्रेशन भी बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, फारसोडिंग भी मिलती है, ड्रामेटिक आयरनी का खूब इस्तेमाल किया है शेक्सपियर साहब ने अपने इस प्ले ट्रेजेडी हेमलेट में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अगर चलते हैं तो यह चाहता है कि इसकी जो स्टार्टिंग स्पीच है हेमलेट की वो कौन सी है और कौन बोलता है। स्टार्टिंग स्पीच जो होती है
बर्नार्डो की होती है। वेल फेमस जो है ये लाइन है, हु इज देयर, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन बड़ा छोटा सा पूछ ले कि किस एक्ट किस सीन में आती है सीन, तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही ये आता है। टोटल स्पीचेस की अगर हम बात करेंगे हेमलेट पे, तो लगभग 1500 स्पीचेस इसमें इंक्लूडेड हैं। लास्ट स्पीच की बात अगर हम करें, फाइनल स्पीच, लेट फोर कैप्टन्स वियर हेमलेट लाइक सोल्जर्स, ये शुरुआती लाइन ही हमारे दिमाग में बनी रहनी चाहिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट स्पीच जो है मार्टिन ब्रास के द्वारा बोली जाती है, और किस इसको हेमलेट को जो है एक मिलिट्री फ्यूनरल देने के लिए गो विद द सोल्जर्स शूट, ये उसी का एक हिस्सा है जो कि एक्ट 5 सीन 2 में आता है। बात करेंगे सोलिलोकी की। सोलिलोकीज जो है हेमलेट में, हालांकि इसका डाटा कहीं आपको दूसरा भी मिल सकता है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें 7 सोलिलोकीज हैं जो कि हमने ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है। डिफरेंट बुक्स अलग अलग भी चीजों को बताती हैं, असाइड्स अलग से अपने हैं, जो चीजें हम बाद में अलग से पॉइंट्स में डील करेंगे। टोटल जो 7 सोलिलोकीज इन द प्ले आर डिलीवर्ड बाय हेमलेट। इसमें जो पहली सोलिलोकी है क्या है, ओ दैट दिस टू टू सॉलिड्स फ्लैश would melt down and resolve itself into a dew बूंद। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में यहीं पर हेमलेट जो है सबसे पहले अपीयर होता है, मतलब अपीयर मीन्स पहले इस प्ले में पहली बार देखने को मिलता है दर्शकों को कि हेमलेट यहाँ पर उपस्थित हुआ है, और एक स्पीच तो कुछ और बोलता है, अभी आगे डील करेंगे उस चीज को। ये एक सोलिलोकी है, जो पहली सोलिलोकी जो है हेमलेट के द्वारा बोली जाती है। इसमें होता क्या है कि हेमलेट अपने पिता की मृत्यु, जो सीनियर हेमलेट है उनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु पर जो है कुछ अफसोस कर रहा है, बड़ा चिंतित है। और उसकी माँ जो है पिता के मरने के तुरंत बाद ही शादी कर लेती है, तो उस चीज को लेकर के बड़ा जो है वो दुखी हो रहा है, तकलीफ में है, और अपनी इस तकलीफ वाली इच्छा से जो है मुक्ति पाना चाहता है। इवन यहाँ तक के चीजों को सोच लेता है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो शायद जो है बेहतर होगा, ऐसी स्थितियों को देखने के बजाय क्या कहता है, ओ दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लेश वुड बी मेल्ट, मतलब इसका हिंदी निकालें अगर, ये शरीर बहुत ठोस है, ये बात सही है, ठोस है, बट मेल्ट, पिघल जाए, पिघल कर बूंद में बदल जाए, रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू ट्यू, ये बिल्कुल बूंद में बन जाए, मतलब मेरा जीवन खत्म हो जाए, मैं इस व्यथा में पहुंच चुका हूँ। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में ये कहता है हेमलेट। दूसरी सोलोलोकी हेमलेट की आती है, ओ व्हाट अ रॉक अ पिजन स्लेव आई एम आई, इसमें कहता है मैं कितना बेकार हूँ, मैं तो बिल्कुल निम्न दर्जे का, बिल्कुल दास के टाइप का हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर खुद अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं ले पा रहा है हेमलेट, तो वो बड़ा चिंतित हो रहा है कि आखिर मैं हूँ क्या, मैं तो बिल्कुल एक गंवार हूँ, मैं तो एक दास की तरह हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वास्तव में जो है मुझे कोई आगे चीजें रास्ता दिखाई नहीं देता है, मैं अपने कर्तव्य को पूरा कैसे करूँ, अपने पिता के कातिलों का बदला कैसे लूं। एक्ट 2 सीन 2 की ये स्पीच है। जो थर्ड सोलिलोकी है बहुत फेमस है, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज ए क्वेश्चन, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, 31 याद रखिए, 31 याद रखिए। यह सोलिलोकी तब बोलता है कि जब वो मानता है हेमलेट की जो है कि जीवन बिल्कुल पीड़ाओं से भरा पड़ा हुआ है, और इसके मुक्ति पाने का कोई तो निश्चित होना चाहिए, कुछ तो निष्कर्ष दिमाग में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये चीजें हमारे दिमाग से कभी निकल पाएंगी, मृत्यु ही इसका जो है लास्ट सोल्यूशन हो सकता है। जो फोर्थ इसकी सोलिलोकी है, टिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट, इसमें जो है अब रातों रात के कोई जादुई सी चीजें तो थोड़ी आ गई हैं, ये तब का कहता है जब वो अपनी माँ जो उसकी शादी कर लेती है उसके चाचा से, तो उससे जो है कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है, उससे कहता है कि तुम अपनी शादी कर कैसे लिया, और उससे जो है भड़ास अपनी निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके पहले मतलब अपनी माँ गर्ट्यूड से मिलने से पहले की ये सोलिलोकी जो है उसके द्वारा बोली जाती है, जो कि आती है एक्ट थर्ड सीन 2 में।
फिफ्थ नंबर की जो soliloquy है, नाउ माइट आई डू इट बैड, नाउ इट इज द पेइंग। एक्ट थर्ड सीन थर्ड में आता है, या soliloquy आती है, इसमें कहता है अब मैं सब चीजें ठीक कर सकता हूँ और मैं अब चाहूं तो अपना बदला ले सकता हूँ, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है, ऐसा ना हो कि मैं उसे मार दूं और वो स्वर्ग चला जाए। यहाँ पे हेमलेट चाहे तो मार सकता था क्लाडियस को, लेकिन वो पूजा कर रहा होता, इसलिए उसको मारता नहीं कि उसको स्वर्ग ना मिल जाए। ये जो है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में बोलता है, हाउ ऑल ओकेजन्स टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, ये सारी स्थितियां तो मेरे विरोध में जा रही हैं, मैं करूं क्या। अब ऐसी स्थितियां हैं कि मैं कुछ करने के स्थिति में हूं नहीं। एक्ट फोर्थ सीन फोर्थ में बोलता है, सेवेंथ नंबर की जो soliloquy है, ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट्स बी ब्लूडी आर बी नथिंग वर्थ, मेरे विचार तो बड़े खतरनाक हो गए हैं, अब ऐसे विचार हो गए हैं कि शायद रक्तपात होगा, खून खराबा होगा। अब मैं जो है चीजों को रोक नहीं सकता। वो प्रेरित हो जाता है फार्टिन ब्रास से कि फार्टिन ब्रास भी अपने पिता का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गया है, और हम भी जो है अपने पिता का बदला लेंगे, जो कुछ भी होना होगा देखा जाएगा। फर्स्ट स्पीच अगर देखा जाए हेमलेट की, तो एक असाइड है। फर्स्ट स्पीच जो है वो क्या है, एक असाइड है। अ लिटिल मोर देन किंग एंड लेस देन काइंड, वो अपने जब पहली बार अपीयर होता है स्टेज पर, एक्ट फर्स्ट सीन टू में हेमलेट, तब अपने चाचा को देख करके कहता है, तुम तो बड़े मेरे खास हो, तुम तो मेरे सबसे नजदीकी रिश्तेदारों में से एक हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे पिता के जाने का कोई दुख नहीं दिख रहा है, और ये स्थिति मुझे और ज्यादा बेचैन करती है। लास्ट स्पीच जो है विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट की जो दी है, वो हालांकि स्पीच तो लंबी है, आई डू डाई करके कुछ स्पीच है, लेकिन उसका एक हिस्सा है रेस्ट इज साइलेंस, ये लास्ट वर्ड है स्पीच के, लास्ट वर्ड है हेमलेट के एक्ट फिफ्थ सीन टू में ये आता है। सॉन्ग की बात करें तो इसमें 3 सॉन्ग्स डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर, sung by Ophelia, और all songs sung in Act 4 Scene 5, सारे के सारे जो है इसी सीन में वो गा देते हैं। एंड वाई आई वुड माई फादर टुक माई वर्ड, पिताजी की उसकी हत्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तब उसको जो है याद करके बिना उसके मन नहीं लग रहा है, विलाप कर रही है ओफेलिया। एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में जो है ये कहती है कि पिताजी तो अब है नहीं, अब हम जो है करेंगे क्या, कैसे चीजों को जो है हम आगे सरवाइव करेंगे, मेरे पिता को मैं अब देख नहीं पाऊंगी। हाउ शुड आई योर ट्रू लव नो फ्रॉम अनोदर वन, ये फिर पिताजी को ही याद करके ये जो इस सॉन्ग में वो अपने पिताजी की ही चीजों को देख रही है, याद कर रही है कि मैं अपने प्रेम को कैसे पहचानूंगी, क्योंकि प्रेम जो का प्रतीक तो तुम ही थे, मेरे जीवन से चले गए हो। फार बोनी स्वीट्स रॉबिन्स इज ऑल माई जॉय, तुम तो मेरे मीठे रॉबिन्स मेरी खुशी हो। उस समय रॉबिन्स एज ए एल्यूजन यहाँ यूज किया गया खुशियों के रूप में, तुम तो मेरे बिल्कुल खुशी हो, और तुम जो है ही नहीं रहे तो मेरा रहने का कोई मतलब है नहीं। ये एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में, ये तीनों तीनों की जो सॉन्ग है, ये एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में माने जाते हैं कि इसी में आए, माने आई है। डेथ की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है 9 डेथ्स जो है दिखाई गई हैं। किंग हेमलेट बिफोर द प्ले, जो सीनियर हेमलेट है। पोलोनियस एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में उनकी डेथ हो जाती है। ओफिलिया की एक्ट फोर्थ सीन 7 में डेथ होती है। रोजन क्रेंटेज गिल्डेस्टन की एक्ट फिफ्थ और सीन 2 में जो है डेथ होती है। गर्ट्यूड जो है एक्ट फिफ्थ सीन 2 में डेथ होती है। लियाटस और क्लॉडियस और हेमलेट, ये सारे के सारे जो है एक्ट फिफ्थ सीन 2 में इनकी डेथ होती है। टोटल 9 डेथ्स कंसीडर की जाती हैं। मेजर बुक्स जो हेमलेट का सोर्स लेकर के लिखी गई हैं, जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नाम इनके रहते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बाय सिगमंड फ्रेड, इन्होंने ऑडिपल कॉम्प्लेक्स को जो है उजागर किया है हेमलेट में। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बाय टी.एस. एलियट, बहुत फेमस ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स के लिए माना जाता है। रोजन क्लांटज एंड गिल्डेस्टन, आपने जो है जब
एब्सर्ड थिएटर पढ़ा है तो उसमें टॉम स्टॉपर्ड का जो है ये वर्क आता है। शेक्सपियर एंड द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग बाय नॉर्मन रैपकिन वेयर हैमलेट्स एम्बिग्विटी इज डिस्कस्ड। क्लाउन्स और फूल की बात करें तो ग्रैब डिगर्स इसमें हैं जो एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में जो है ये आते हैं। तो इस तरह से जो है हमने जो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है उसका मेजर चीज के, हालांकि स्टोरीज की आपने ऐसा नहीं कि पहली बार मेरे से आप पढ़ रहे हो, स्टोरी बहुत बार पढ़े होगे, कौन किससे किसको मारता है क्या करता है, स्टोरी सब कुछ पता है, सबको पता है। लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के अगर दिमाग में हम आगे बढ़ते रहें तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन से मुलाकात होगी तो उनसे दो चार करने में हमें थोड़ी आसानी और हो सकती है। तो इस तरह से हेमलेट पे आज का सेशन हमारा यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्ले के साथ में कल। थैंक यू।